स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। आज हम लोग बात करेंगे रॉकेट मार्केट में जो एक बबल बन रहा है उसके बारे में। और ये समझना बहुत ज़रूरी है, वीडियो थोड़ा कड़वा होगा, अगर आपको सब चीज़ अच्छा देखना है तो प्लीज़ ये वीडियो बंद कर दीजिए। तो यहाँ पे बात समझिए कि रॉकेट इंडस्ट्री महंगा है। काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों है, ये महंगा क्यों है। आप ये समझिए बहुत इलीट और कस्टम वर्ल्ड है। इलीट का मतलब होता है कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट इसको छू सकते हैं, यानी कि नॉर्मल इंजीनियर जो आपके स्कूल से निकल रहे हैं, जो आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी से निकल रहे हैं, वो इस सब लेवल पर नहीं पहुंच सकते। ये बहुत ही मतलब समझ नीश है, मतलब 90% लाने का यहाँ कोई मतलब नहीं होता, यहाँ 99% वाले चाहिए। तो यही समझिए, बहुत पहले तो पढ़ाई इसकी बहुत कम होती है, दूसरे उस पढ़ाई में से सब लोग नहीं क्लियर कर सकते हैं, तो वहाँ से ये इलीट हो जाता है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट चाहिए। दूसरा, ये कस्टम वर्ल्ड है, यहाँ कोई चीज़ ऐसा नहीं मिलता। जैसे अगर आप ये मतलब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जाएंगे तो हर एक चीज़ का 25-26 सप्लायर्स आपको मिल जाएंगे। जैसे मतलब आपको चक्का के लिए एक नट चाहिए, उसके लिए 15-16 मैन्युफैक्चरर्स बैठे हुए हैं कि आप सर हमको तो हम ये दे देंगे। वैसा रॉकेट में नहीं था, हर चीज़ आपको बनाना पड़ता है कस्टम, और कस्टम बहुत महंगा पड़ता है। कोई भी चीज़ अगर आप खरीदते हैं हमेशा दाम सस्ता पड़ेगा, खुद बनाने की कोशिश करेंगे लुट जाइएगा। तो ये रॉकेट इंडस्ट्री पूरी तरह से वैसा बना हुआ है, मतलब इसमें पढ़ाई भी वही करना पड़ता है। और जो लोग स्टार्टिंग स्टार्टिंग में, जैसे नासा जिस टाइम 1960s में फाउंडेशन रखा था, थोड़ी कोई किताब था कि किताब उठा के देख लें कि अच्छा ये ऐसे बनता है, उनको खुद से बनाना पड़ा, खुद से लिखना पड़ा कि अच्छा ये ऐसे करके होता है, हमने ये एक्सपेरिमेंट किया, ऐसे करके बूम हो गया। तो ये एक अलग दुनिया है, आम पब्लिक से एकदम अलग है। और यहाँ पे दूसरा कारण ये होता है कि कोई भी मटेरियल साइंस जो आप बनाते हैं कि क्या ये बिल्डिंग अपना वजन संभाल सकता है, क्या ये ब्रिज ट्रेन का वजन संभाल सकता है, ये सब आप एनर्जी पे आप डील कर रहे हो, कितना स्ट्रेस लग रहा है, कितना लोड पड़ रहा है, एनर्जी टोटल खेला एनर्जी का होता है। यहाँ पे जो हम लोग एनर्जी लेवल बात कर रहे हैं ये अलग लेवल पे है। मतलब एग्जांपल के तौर पे आपका गैस का स्टोव जो होता है, इसमें जो एक बर्नर होता है, ये आराम से कई किलोवाट का हीट आराम से अपना समझ के बर्दाश्त करता है, वो उसका काम है। यहाँ पे जैसे एक रॉकेट नोजल में अगर आप बात करें, वो गीगावाट का हीट बात कर रहा है, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रहा है। तभी तो ऑब्वियसली समझिए सैटर्न 5 जैसा रॉकेट को वो अंतरिक्ष में भेज देता है। तो बहुत हाई एनर्जी लेवल का बात कर रहे हैं, ये डोमेन इतना ज़्यादा एनर्जेटिक है, नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक, नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग सब काम करना बंद कर देता है। एक अलग ही मतलब दुनिया में आप आ जाते हैं। जैसे क्लासिकल फिजिक्स होता है ना, क्लासिकल फिजिक्स है और क्वांटम फिजिक्स एकदम अलग दुनिया पहुंच जाता है, ये वैसे ही हाई एनर्जी इवेंट्स में आप जा रहे हो, अलग है। और प्लस टेम्परेचर रेंज भी एक समस्या है। आपको शायद ही कोई जगह मिले जहाँ पे मतलब सिवाय फ्यूजन रिएक्टर को छोड़ के, कि मतलब अंदर में आप 3000 डिग्री सेल्सियस के आसपास में बात करो, 3200 डिग्री सेल्सियस का मतलब चेंबर के अंदर 3200 डिग्री सेल्सियस है, और बाहर जो पाइपिंग चल रहा है उस पाइपिंग में जो लिक्विड है वो करीब -252 डिग्री सेल्सियस तक का हो सकता है। आप समझिए इतना ज़्यादा रेंज कहीं नहीं होता है। और मतलब सिर्फ फ्यूजन रिएक्टर में होता है, प्लस वो भी फिजिकली टच नहीं करते। यहाँ तो फिजिकल टच हो रहा है, मतलब फ्यूजन रिएक्टर में मैग्नेटिकली कन्फाइंड रहता है, तो सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट और 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, लेकिन वो फिजिकली टच नहीं कर रहा है। यहाँ फिजिकल टच हो रहा है, मतलब आप सोचिए एक तरफ आपका मेटल मतलब एकदम भट्टी है जिस टेम्परेचर ये कोई भी मेटल पिघल जाए उसको आपको ठंडा रखना है, और प्लस दूसरी तरफ इतना ठंडा है कि उसमें नॉर्मल मेटल कांच की तरह टूट जाए, और आपको ये सब एक इंजन के अंदर करना है। ये दुनिया अलग है, और इसमें कोई भी मास प्रोडक्शन नहीं होता। मास प्रोडक्शन हमारा एक अलग टेक्नोलॉजी है जो मतलब हमारी इंडस्ट्री का फ़ायदा होता है, जिससे हम लोग बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही महंगा चीज़ को चिल्लर छोटा के दाम पे बेच सकते हैं। जैसे आपका मोबाइल फ़ोन हो गया, सोचिए कि कितनी टेक्नोलॉजी उसमें लगी है, लेकिन हम लोग भाव भी नहीं देते। हर साल बदल देते कुछ कुछ लोग, यार 2 साल में बदल देते हैं। ये टेक्नोलॉजी अगर आप 1960 में किसी देश को दे देते तो भाई वो तो हो ही जाता। तो ये समझिए ये दुनिया अलग है, एक्सपेंसिव, मतलब आपको लिक्विड हाइड्रोजन से लेके एकदम फर्नेस तक आपको हैंडल करना आना चाहिए। प्लस जो ऊम्फ है, जो जोर पड़ रहा है वो अलग लेवल में, मतलब स्ट्रक्चरल स्ट्रेन देखते हैं, मैक्स क्यू, ये सब जो आप सुनते हैं, ये सब ब्रिज का इंजीनियरिंग से भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। कैसे आप एक ऊपर से ये सब हल्का भी होना चाहिए, तो बहुत ही महंगा है। और कारण यही है कि कोर लेवल पे इसकी इंजीनियरिंग नॉर्मल इंजीनियरिंग से बहुत अलग लेवल पे होती है। अब बात करते हैं इसमें दादाजी लोग कौन कौन से हैं, बिग बॉयज। तो आप ये समझिए कि स्टार्टिंग स्टार्टिंग में स्पेस इंडस्ट्री का काम था कि देश में कितना मतलब शौर्य है वो दिखाने की कोशिश की जाती थी। जैसे कि आपका देश में कितने इंटेलिजेंस है, आपके देश में कितना फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है, ये सब दिखाने के लिए, मतलब कहते हैं ना माइट दिखाने के लिए लोग इस्तेमाल करते थे। तो नासा उस मामले में सक्सेसफुल रहा। मतलब नासा के बगल में सिर्फ एक आता था सोवियत यूनियन का, लेकिन सोवियत यूनियन पूरी की पूरी वो सिस्टम ही फेल हो गया, तो वो सारी कंट्री डिजॉल्व हो गई। तो नासा अभी के मामले में अगर उसका बजटिंग देखेंगे तो वो $22 बिलियन खाता है चलने के लिए।
नासा जी, बहुत बड़ा है इनका बजट। फिर आते हैं रसकॉस्मोनॉट पे। ये मतलब सोवियत यूनियन के एरा में इनका बजट भी लगभग उतना ही था, लेकिन जब रशिया बना, रशिया के पास उतना पैसा नहीं है, तो इसका बजट घट के 2.5 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंच गया है। तो छोटा नहीं, चिकट छोटा नहीं है, लेकिन आप समझिए कि चाइना जो है, यानी कि चाइनीज नेशनल स्पेस एजेंसी जो चल रहा है, वो 11 बिलियन डॉलर पे दे रहा है, यानी कि सेकंड हाईएस्ट डिमांड पे चल रहा है। इसीलिए चाइना तीसरी कंट्री बनी जो मैंड मिशन कर चुकी है, यानी कि अंतरिक्ष में इंसान को अगर भेजना है तो चाइना कर सकता है। और एक टाइम तो ऐसा था जब अमेरिका भेज नहीं सकता, स्पेस शटल जब रिटायर किए थे तो कोई उनके पास था ही नहीं व्हीकल। उस टाइम सिर्फ रशिया और चाइना आदमी को अंतरिक्ष में भेज सकता था। तो समझ, ये तीन सबसे बड़े दादाजी हैं, क्योंकि इन तीनों का बजट ज़्यादा है। प्लस भले आप कहोगे कि रॉस्कॉस्मोनॉट से ज़्यादा बजट बहुत सारे और का है, लेकिन बात ये कि उनके पास सोवियत यूनियन की सारी टेक्नोलॉजी रखी हुई थी, मतलब उनकी नींव बना के रख दिया गया था। तो इसीलिए वो कम बजट में भी बहुत बम बम काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं थोड़े सेकंड टीयर्स में, जिसको आता है, इसमें आता है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ये चल रहा है 7.4 बिलियन डॉलर पे। मतलब इसमें इसमें ऐसा नहीं एक कंट्री देती है, मतलब समझिए फ्रांस देता है, इटली देता है, ये सब लोग जोड़ जाड़ के देते हैं। फिर इसरो हो गया 1.9 बिलियन डॉलर, ये भी लगभग 2 बिलियन डॉलर खा रहा है। जापानीज एजेंसी हो गया, ये भी 1.6 बिलियन डॉलर खा रहा है। मतलब समझिए बिलियन अपना समझ के खाया जाता है। ये पूरी दुनिया बहुत एक्सपेंसिव है। अब बात करते हैं, यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना होगा कि इसमें जो कंट्रीज़ हैं, इसमें कंट्री का तो रूल लगेगा ही। जैसे आप इंडिया में हैं तो इंडिया का रूल लगेगा, चाइना में है चाइना का रूल लगेगा, रशिया में है रशिया का रूल लगेगा, यूएस में है यूएस का लॉ है। उसके बाद भी चूंकि ये सब अंतरिक्ष में डील कर रहे हैं, अंतरिक्ष एक शेयर्ड रिसोर्स के तौर पे देखा जाता है, वो आपको ये करना होगा, इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करने पड़ेंगे। कि जैसे आप दूसरे के मतलब आईएसएस के अंदर आप कुछ ना भिड़ा दें। आप कोई भी सैटेलाइट भेज रहे हैं, उसका ऑर्बिट सबको बताना पड़ेगा, खुले तौर पर बताना पड़ेगा कि यहाँ पे ऑर्बिट है। स्पाई सैटेलाइट भी बना रहे तो आप ये नहीं बता सकते, मत बताइए कि क्या है सैटेलाइट में, लेकिन आपको बताना पड़ेगा ये ऑर्बिट कहाँ पे है। क्योंकि अगर आप नहीं बताए और कोई दूसरा लॉन्च कर दिया और वो पब्लिक सैटेलाइट था, तो आपकी ले लेंगे सब लोग। तो हिसाब वही बनता है कि बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन दोनों का, कंट्री का और इंटरनेशनल भी होता है, तो ये सबको भी संभालना है। और फिर बात करते हैं कि प्राइवेट कंपनी है, कोई भी प्राइवेट कंपनी बनती है, उसे हमेशा उस देश का अप्रूवल चाहिए, बिना उसके काम नहीं हो सकता। तो जैसे आप स्पेस एक्स को भी देखते हैं, स्पेस एक्स को अगर आप टेक्निकली देखना चाहेंगे तो वो नासा का एक सब डिवीजन के तौर पे गिना जाता है। क्योंकि मतलब जो भी उसका अप्रूवल है, जो भी स्पेस एसेट्स का इस्तेमाल करेंगे, वो नासा चेक करेगा कि क्या ये रूल कंप्लाई करने के लिए, क्योंकि नासा पे जिम्मेदारी बन जाएगी कि अगर स्पेस एक्स कोई बेवकूफ़ी करता है तो नासा की जिम्मेदारी बनेगी कि आप इसको अप्रूवल कैसे दे दिए। मतलब समझिए वो एक तौर का दादाजी हो जाएगा। तो इंडिया में मान लीजिए कितनों भी स्पेस कंपनी खुल जाए, इसरो उसके लिए जिम्मेदार होगा कि आप ये कंपनी मान लीजिए जिनको नहीं आता था सैटेलाइट को ऑर्बिट पर डालना, या गलत ऑर्बिट पर ये डाल रहे थे, आप क्यों नहीं बताए दूसरे को। मतलब समझ रहे, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। तो बहुत केसेस में कंट्री नहीं देना चाहती कि नहीं भैया इतना फजीयत हम क्यों लें प्राइवेट कंपनी के चक्कर में, हम नहीं करेंगे। जो कि इंडिया केस में हुआ था, अभी जाके रिसेंटली बात बन रहा है कि अब प्राइवेट कंपनी को देंगे अब, और वो भी इसरो को चेक करते रहना होगा। तो ये सब समझिए बहुत फजीयत वाला चीज़, जिसके बारे में आप और हम नहीं सोचते। मतलब सिर्फ यही रूल्स एंड रेगुलेशन संभालने के लिए, सिर्फ रजिस्ट्रेशन करने के लिए मतलब पैसा अपना समझ के लग जाएगा। अब बात करते हैं कंपटीशन। तो जनरली कंपटीशन अच्छा चीज़ होता है। कंपटीशन कहा जाता है क्योर फॉर स्टैग्नेशन। जैसे कि नासा लटक गया था जब 8 साल में, मतलब वो चांद तक जाने का कैपेसिटी रखता था, तो उसके बाद कुछ कर क्यों नहीं पा रहा था। हिसाब वही था कि उनका कंपटीशन खत्म हो गया, सोवियत यूनियन चला गया, कोई नहीं था जो उनके आसपास भी आता। कंपटीशन खत्म हो गया, वो ढीले पड़ गए तो पॉलिटिक्स उनको करप्ट कर दिया, पॉलिटिक्स करप्ट कर दिया तो टट्टी प्रोडक्ट बना, जाके स्पेस शटल बना जिसमें 14 एस्ट्रोनॉट ऊपर जा चुके। मतलब सोच लीजिए ये लोग चांद पे जाके आए, एक का भी लॉस ऑफ लाइफ नहीं हुआ। मतलब आप कह सकते हो 3 एस्ट्रोनॉट का लॉस ऑफ लाइफ हुआ, लेकिन वो टेस्ट पैड में हुआ था। मतलब और वो भी फुल रॉकेट नहीं था, रॉकेट के साथ एक बार भी ऐसा हादसा नहीं हुआ। जो 13 के साथ हादसा भी हुआ उसमें भी सेफ आ गए, लेकिन शटल के साथ 14 लोग ऊपर गए। तो समझ लीजिए कि वो बहुत बुरी तरह से नासा फेल हुआ, स्टैग्नेशन बहुत ज़्यादा था। लेकिन उसका सोल्यूशन क्या था, कंपटीशन। तो ये बहुत पहले ही अमेरिकन गवर्नमेंट को हिसाब लग गया था कि नासा से ना होएगा, खास करके शटल जो इतनी बुरी तरह से फेल हुआ कि, और वो हर चीज़ में फेल हुआ था। ऐसा नहीं था कि मतलब अगर सस्ता होता और लोगों को जान जाता चलो मैनेज कर सकते थे, भैया महंगा भी है और तब भी जान जा रहा है, तब क्या फ़ायदा हुआ। तो इसीलिए बहुत पहले से ही, मतलब बुश एडमिनिस्ट्रेशन से पहले ही हिसाब लगा दिया गया था कि प्राइवेट कंपनी के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। तो बहुत पहले से वो लोग फ्रेमवर्क बना, लीगल फ्रेमवर्क बना रहे थे कि कैसे जाके प्राइवेट कंपनी को मैनेज करेंगे। तो इसीलिए उसी का फ़ायदा उठा के स्पेस एक्स आया, और देखते देखते स्पेस एक्स फाल्कन 9 बना के कर लिया। स्पेस एक्स इकलौती कंपनी बन चुकी है जो ह्यूमन रेटिंग अचीव कर ली
कर ली, भूतकाल वो पहुंच गई, और ये वापस अमेरिका को अपने पैर पे खड़ा कर डाला कि नहीं ठीक है, हम तुमको वापस स्पेस कैपेबिलिटी देते हैं जो खो दिया था। तो ये समझिए, लेकिन एक साइड इफेक्ट होता है। कंपटीशन हर किसी को अच्छा होता है, कंपटीशन बम बम, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो तो उसका साइड इफेक्ट्स होता है। हर चीज़ जैसे हम लोग कहते हैं ना, मॉडरेशन में अच्छा रहता है। बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट हो, बहुत ज़्यादा कंपनी कूद जाए, जैसे ब्लू ऑरिजिन कूद जाए, यूएलए कूद जाए, स्पेस एक्स कूद जाए, रॉकेट लैब कूद जाए, और 50-60 और कूद जाए, उसका साइड इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और इसका असर आप मोबाइल वर्ल्ड में आप देख सकते हैं, मोबाइल इंडस्ट्री में देख सकते हैं कि मार्केट सैचुरेशन हो गया और डिफरेंशिएशन लगभग खत्म हो गया। मतलब एक मोबाइल आप उठाएंगे, आपको अगर मैं बताऊं नहीं ब्रांड किसका है तो आप नहीं बता सकते हो किसका है। मतलब ऑलमोस्ट सब फोन एक जैसा ही दिखने लगे। रॉकेट में भी यही हुआ है, क्योंकि फिजिक्स तो लॉ सेम है, तो मतलब एक फाइनल ऑप्टिमाइज डिजाइन फाइनल सबका सेम ही निकलेगा। जैसे कि मतलब घुमा फिरा के सबको लिक्विड इंजन ही इस्तेमाल करना है, घुमा फिरा के सबको क्रायोजेनिक ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि वही बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, और पीरियोडिक टेबल फिक्स है, चेंज नहीं हो जाएगा। तो घूम फिर के सब वहीं आएंगे। तो इसीलिए एक ऐसा जगह पे पहुंच सकते हैं कि कंपनी खूब सारी होगी, लेकिन सबका प्रोडक्ट एक दूसरे से मैच करता होगा। तो ये कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है स्पेस मार्केट में। अब बात करते हैं इससे प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यह है कि प्रॉफिट बहुत कम हो जाता है, और प्रॉफिट जब कम हो जाता है तो सब लोग का एक ही हिसाब है, हम सस्ते में देंगे। अरे भैया, कहाँ से सस्ते में दोगे? मतलब कोई भी चीज़ बनाने के, जैसे इसरो PSLV बनाता है तो फ्री का थोड़ी बनता है, ये बनाना पड़ता है भाई, एक एक्चुअल डिवाइस है, प्लस इसके लिए रेंटिंग करना, जगह का लाइसेंस लेना, मतलब अच्छा खासा खर्चा होता है। तो हर कोई अगर ये करता है कि हम दाम कम करेंगे, तो फिर ये बनता है कि मार्केट में आप ऐसे टिक सकते हो, अगर उसका डिमांड खूब ज़्यादा है, यानी कि आप कम दाम में बेच रहे हो और लाखों पीस बेच ले रहे हो, तब आप निकाल सकते हो, ठीक है। रॉकेट का तो उतना डिमांड होगा ही नहीं ना, कभी नहीं होगा उतना डिमांड। क्यों? पहले आधा से ज़्यादा रॉकेट तो स्मॉल रॉकेट बना रहे हैं जिसका उतना डिमांड है नहीं। फिर बात बनता है कि सब लोग क्यूब सैट भेजेंगे, नैनो सैट भेजेंगे, ये सब एक हाइप पे अभी चल रहा है, उसके बाद लोग ठंडा पड़ जाएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे, कल को अगर मान लीजिए स्पेसएक्स को कोई बोलता है एक काम करो ना, अपने जितने सैटेलाइट हैं उसमें एक कैमरा लगा दो, बेसिक कैमरा, फैंसी कैमरा बेसिक लगा। वो 700 सैटेलाइट ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं स्टारलिंक कॉन्स्टलेशन के लिए। अगर वो सब में कैमरा लगाए, किसी में इंफ्रारेड लगा दिए, किसी में अल्ट्रावायलेट लगा दिए, किसी में थर्मल लगा दिए, किसी में आर लगा दिए, किसी में जी लगा दिए, किसी में बी लगा दिया, ऐसे ऐसे करके वो करेंगे तो पूरा प्लेनेट को स्कैन कर सकते हैं। और कोई भी और कंपनी नहीं आके बोल सकती कि अरे हम भी क्यूबसैट लॉन्च करेंगे और उससे आपको अर्थ इमेजिंग करके देंगे। कंपीट नहीं कर पाएगा। हर चीज़ का एक फाइनल सैचुरेशन पॉइंट होता है कि यहाँ पे आप आ जाएंगे, इसके बाद अब आपसे कोई और भिड़ नहीं सकता। तो बहुत सारी कंपनी उस जगह पे पहुंच गई है कि अब डिमांड जो है वो कम होते जा रहा है कि ठीक है, शुरू से अरे हम भी गूगल अर्थ इमेजिंग करेंगे। अच्छा ठीक है, एक कंपनी खुल गई, दो कंपनी खुल गई, अब 25-26 और जो आ रही है वो थोड़ी टिकेगी, क्योंकि ऑब्वियसली मार्केट सैचुरेट कर गया है, जिनको चाहिए वो उनको मिल गया है। मतलब ठीक है, ये ऐसा होगा कि गाड़ी ऐसा चीज़ नहीं है जो आप हर साल बिकेगी, और आप ऐसा गाड़ी बनाते हो जो एक साल में खराब हो जाता है, आपकी कंपनी खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो मोबाइल फ़ोन नहीं है। तो वहीं डिमांड उतना कभी नहीं होगा रॉकेट का, भले आप कितना सस्ता कर रहे हैं, डिमांड ही नहीं होगा। और कंट्री को, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन के तौर पे तो उनका भी एक लिमिट है कि भैया, कहने को मान लीजिए इंडिया में जितने यूनिवर्सिटी है सब ये कहते हैं कि हम भी क्यूबसैट लॉन्च करेंगे, और इसरो का समझ रहे हो कितना फंसी तुम जाके सबको चेक करो, सबको ट्रैक करो। तो आराम से डिमांड कभी भी ऐसा नहीं हो कि हर कंपनी चल जाए, डिमांड का। अब प्लस सब दामे काट रहे हैं, सबके सब। अरे हमारे में क्या है, जैसे स्काई रूट में क्या है, हम दाम कम कर रहे हैं। बेलेट्रिक्स में क्या है, हम दाम कम कर रहे हैं। अग्निकुल में क्या है, हम दाम कम कर रहे हैं। ओरेल में क्या है, हम दाम कम कर रहे हैं। PSLV में क्या है, हम दाम कम कर रहे हैं। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बना रहे हैं, दाम कम कर रहे हैं। कितना कम करोगे? मतलब लिटरली ये सब उस जगह पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे ऐसा होगा कि 1 लाख रुपए में बना रहे हैं और मतलब 2 लाख में बेच रहे हैं, तो यानी 1 लाख का प्रॉफिट होगा, वो भी बहुत कम होगा, क्योंकि अब फेल होने का रिस्क रहता है, इंश्योरेंस तो आपको बड़ा बड़ा देना पड़ता है। फिर उसके बाद अगर दाम बहुत कम आप कर दे रहे हैं तो आप अगले मंथ का सैलरी कहाँ से देंगे? आप अगला R&D का बजट कहाँ से निकालेंगे? तो यही समझिए, R&D सबसे पहले कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है, और इसके बाद ये लॉन्ग टर्म में नहीं किया जा सकता। एप्पल अपने आप को सस्टेन इसलिए कर पाता है कि आईफोन बनाता है 200 में, बेचता है 800 में, तो उसका एक अच्छा हिस्सा तो पहले ये समझिए, भले आप कहोगे कि ये तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बना रहे हैं, वो बड़ा सा हिस्सा मार्केटिंग खा गया, उसके बाद दूसरा हिस्सा R&D खा गया, तीसरा हिस्सा फिर ऐप स्टोर को मैनेजमेंट ये सब में गया, तब जाके उनके पास थोड़ा सा प्रॉफिट बचता है। तो मतलब कहीं उनका प्रॉफिट होगा, जो टोटल प्रॉफिट में जा रहा है वो 100-150 था, वो भी ऐसा नहीं कि प्रॉफिट है किसी के पॉकेट में जा रहा है, वो जाता है बैंक अकाउंट में, वो जमा होते जाता है, उससे जो इंटरेस्ट आता है उस पर बेसिस पे सबको सैलरी दे रहे हैं। तो मतलब बहुत लंबा हौच-पौच चीज़ होता है, नहीं करेंगे वैसा तो लंबे समय तक आप नहीं टिक पाएंगे। आज आए, कल एकदम लो प्रॉफिट में बेचे और स्वाहा। ऐसा 3D प्रिंटिंग की दुनिया में भी खूब हुआ, खूब सारी कंपनियां दाम कम करेंगे, दाम कम करेंगे, स्वाहा हो गई। और अभी जिस तरह से मैं देख रहा हूँ, काफ़ी सारे रिसर्च करने पता चला इंडिया में लगभग 20 कंपनी खुल चुकी है, और लगभग 5 से 6 कंपनी रॉकेट बनाने में लगी हुई है। तो ये समझिए, प्रॉफिट सबके सब यही कर रहे हैं कि हम दाम कम कर लेंगे, हम दाम कम कर लेंगे, हम दाम कम कर लेंगे। तो अब आते हैं थोड़ा हकीकत पे।
ये बबल इसे हम लोग कहते हैं। और बबल जनरली जब भी मार्केट में कोई नया चीज़ टच करता है बबल फूल जाता है, और ये कॉमन फिनोमेनन है, हर चीज़ के साथ हुआ। एक समय में यूएस में इतनी कार कंपनी थी, सक्सेसफुल, फाइनेंशियली सक्सेसफुल कार कंपनी थी, अभी 2.5 है, मतलब 0.5 क्या हो गया, 50% गवर्नमेंट ओन करके रखा हुआ ताकि डुआपोली ना बन जाए। तो और बाकी सारी कंपनी का क्या, वो सब ब्रांड बन गए, ब्रांड बन के खरीदते जा रहे हैं। मतलब जैसे टाटा खरीद लिया 2 ब्रांड, कोई इधर से खरीद लिया, फियाट इधर खरीद लिया, सब मतलब ब्रांड बन गए। जो कंपनी थी जिससे मतलब लोगों का रोजी रोटी चलता था, वो स्वाहा हो गया। ऐसा हर चीज़ में होता है। मोबाइल कंपनीज में भी आपको पता होगा एचटीसी का क्या हुआ, बहुत सारी और कंपनी थी। तो ये कॉमन फिनोमेनन कि एक टाइम में सब हाइप में आते हैं और फुस हो जाता है। जैसे मतलब बहुत ज़्यादा हिलेरियस और दर्दनाक बात है कि डच टूलिप बबल जो आया था 1632 में, स्टॉक मार्केट बहुत पुराना चीज़ है, 1637 के आसपास में हुआ था। माय गॉड, मतलब एक टूलिप का दाम उस घर, मतलब जिस घर में टूलिप लगाया हुआ उस घर से ज़्यादा दाम था। मतलब पागलपंती से भी ज़्यादा बेवकूफ़ी हो जाता, और बहुत नुकसान हुआ उसके बाद। फिर डॉट कॉम बबल, जब इंटरनेट पहली बार शुरू हुआ था, डॉट कॉम बबल 1990s में आया था कि कंपनी खुली कि हम डॉट कॉम बनाएंगे, सब बस उसका बस स्टॉक खरीद लिया, अरे ये इट विल बी द नेक्स्ट बिग थिंग, नेक्स्ट बिग थिंग। इतना गंदा मार्केट क्रैश हुआ उसके बाद तो कोई डिस्कशन नहीं है। फिर हाउसिंग लोन बबल, ये तो आपको पता ही हो, 2008 में पूरा पूरा प्लैनेट को मार्केट रिसेशन में डाल डाला। फिर ये हमेशा होता है, ये कोई नई बात नहीं है। तो इसीलिए आप सभी लोगों से मैं कहूँगा, कॉशन बिफोर इन्वेस्टमेंट, यानी कि ठंडे दिमाग से थोड़ा सोचें। और अगर मार्केट ज़रूरत से ज़्यादा सैचुरेटेड है तो वो जनरली या तो कोलैप्स करने वाला है, या तो उसमें बहुत लो यील्ड आने वाला है। मतलब और कोई ऑप्शन ही नहीं है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि इन्फिनिट डिमांड नहीं है हमारे पास, कोई भी चीज़ का इन्फिनिट डिमांड नहीं होता है। जैसे कि सोलर रोडवे, मतलब कंट्री पे कंट्री लोग अरबों रुपया इस पर डुबा चुके हैं, और उसके बाद आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। अब अरबों रुपया आप डुबा दिए तो पब्लिक को क्या बोलोगे कि हम आपका अरबी रुपया डुबा दिए। भले पब्लिक चिल्ला रहा होगा हमको सोलर रोडवे चाहिए, सोलर, पब्लिक बुड़बक होती है। आपका काम होता है कि उसको फिल्टर कर देना, वो इंजीनियरिंग करके थोड़ी बैठी है पब्लिक आपकी, आपको इंजीनियर हायर करके पूछना होता है कि क्या ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है। जैसे फ्रेंच में, मतलब यूएस वालों ने जो किक स्टार्टर में बेवकूफ़ी बना दिया दुनिया को, फ्रेंच वालों ने ये किया कि ठीक है हम ये रोड पे लगवाते हैं। एक भी इंजीनियर अगर रहता है इनके पास, बता देता है भैया ये नहीं काम करेगा, आप करोड़ों रुपया लगा दो, आप अरबों रुपया लगा दो, ये काम नहीं करेगा। तो वैसे ही हर जगह पे हाइप से बचें। अगर आपको लगता है कि इतनी सारी कंपनी खुल रही है, वो यानी बबल जैसा सिचुएशन बना है, क्योंकि डिमांड इन्फिनिट नहीं होता है। कुछ ही रह सकती है, कुछ ही चल सकती है, और या तो डिफ्रेंसिएशन जब तक ज़्यादा हो कि नहीं ये कंपनी कुछ यूनिक कर रही है। तो जैसे पहले मुझे लगता था 3D प्रिंटिंग का, सबके सब कंपनी 3D प्रिंटिंग करती है। इलेक्ट्रॉन रॉकेट 3D प्रिंटिंग से बनाया गया, दूसरी एक 3D प्रिंटिंग कंपनी है, वो पूरा का पूरा रॉकेट 3D प्रिंट कर रही है, और वो तो फाल्कन 9 के लेवल का रॉकेट बनाने पर लगी हुई है। एंड उसमें जो लोग काम कर रहे हैं वो स्पेस एक्स से आए हैं, ब्लू ओरिजिन से हैं, तो दे एक्चुअली हैव द कैपेसिटी कि वो कर सकते हैं। टेस्टिंग भी हो गई है, फुल फ्लो चला रहे हैं, मतलब बढ़ा रहे हैं। दूसरा छोटे रॉकेट में उसमें भी 4-5 कंपनी पड़ी हुई है कि हम 3D प्रिंटर रॉकेट इंजन बना रहे हैं, वो भी कॉमन चीज़ हो गया, अब तो नॉर्मल हर कोई वही कर रहा है। तो इसीलिए अब वो डिफ्रेंसिएशन फैक्टर नहीं है। तो सब तौर पर देखें तो एक बहुत बड़ा बबल जैसा यहाँ सिचुएशन बन रहा है। आने वाले टाइम में पता चलेगा कि ये कितना बड़ा होता है, सक्सेसफुल होता है कि फ्लॉप निकलता है, आने वाला टाइम बताएगा। लेकिन सावधानी बरतें। बहुत ज़्यादा जब भी कुछ होने लगता है तो इन्वेस्टमेंट से थोड़ा सा हाँ ब्रेक लगाएं, थोड़ा शांति से देखें समझें कि कुछ ज़रूरत से ज़्यादा नहीं हो रहा है कि 25-26 कंपनी आ जाएगी, इतना डिमांड तो कहीं हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए मैं आप सभी लोगों से कहूँगा कि थोड़ा हकीकत में रहें। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन रॉकेट बबल जैसा जो मुझे लग रहा है कि बन रहा है। तो ये आप लोगों के सामने ये मतलब सोच को शेयर करना चाहता था। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, क्योंकि हर कमेंट की जवाब देने की कोशिश करता हूँ। और आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप नहीं है तो। आपने मेरा वीडियो देखा जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।